जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। मैं बस एक बार चेक कर लेता हूं कि आप तक चीजें पहुंच पा रही है या नहीं, और फिर उसके पश्चात शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, ताकि सभी विद्यार्थियों तक इन्फॉर्म हो सके कि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। सबसे पहले एक बार शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे। देखो, हमारी जो आप सभी के साथ में चर्चा परिचर्चा चल रही है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए, और यदि कोई विद्यार्थी 27 में भी देना चाहता है, 28 में भी देना चाहता है, तो वह स्टूडेंट्स ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लास आवश्यक रूप से देख सकता है, और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। क्योंकि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, और यदि उस परीक्षा के लास्ट 10 से 15 वर्ष तक के क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालिसिस कर जाते हैं, डिटेल्स में देख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आपको एग्जाम में उसका परिणाम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके साथ में चर्चा परिचर्चा स्टार्ट करती है, चीजें स्टार्ट कर दी हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मानसी, शंकर, एमडी के, गुड मॉर्निंग। देखो, तो हम 2016 का यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, क्योंकि 15 का जो है हमने ऑलरेडी आपके साथ में कवर कर लिया है। 16 वाला इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम खासतौर पर देखेंगे आपसे कॉम्प्रिहेंसिव। क्योंकि इसके पहले वाले में हमने जो पहला पार्ट लिया था स्टूडेंट्स, उसमें हमने रीजनिंग और मैथ आपके साथ में चर्चा परिचर्चा की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आवश्यक रूप से देखिएगा। उसमें कंप्लीटली डिटेल्स में हमने आपके साथ में एनालिसिस किया है चीजें सारी। इट इज क्लियर या नो? हाँ, तो सभी विद्यार्थी एक बार सभी लाइक कर देंगे और जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए समय न गवाते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, आज के पैसेज से स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। वन सेकेंड रुको। क्लियर सर? ओके, इतने सभी विद्यार्थी आए। आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम उसके पश्चात चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलिए, आइए तो बढ़ते हैं आज के पहले एडिटोरियल की तरफ। और पहला जो हम देखेंगे पैसेज, क्योंकि ये पैसेज पर आधारित आपका सेशन है। थोड़ा सा इधर हो रहा है, मैं इसको इधर कर लेता हूं ताकि आपको विजुअलिटी इसकी होती रहे। देखिए, अब आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन पेपर विजुअल होता रहेगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे, नहीं तो मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पैसेज को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं पैसेज के बारे में। देखो, पैसेज को पढ़ते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। शुरू की जो दो लाइनें होती हैं, कितनी लाइनें बोले सर? दो लाइनें आप कहते हैं, 2 से 3 लाइनें। इस पर आपको फोकस रखना चाहिए कि शुरू की जो स्टार्टिंग की ये 2 से 3 लाइनें होती है, इसमें बहुत कुछ बताया गया होता है, पहला। दूसरा, अंतिम जो बीच में जो होता है, बीच में उसके बारे में डिटेल्स दी गई होती है पैसेज की कि किसके बारे में चर्चा परिचर्चा है। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है पैसेज का, वो तीसरा पॉइंट ये आता है कि अंतिम की 3 लाइनें आपको बता देंगी कि पैसेज आपसे पूछ क्या रहा है। अब देखो, सुझाव पूछता है, निष्कर्ष देखता है, कोलोनी पूछता है, या जो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पैसेज में शब्दावली है। पहली वाली अगर क्लास आपने नहीं देखी है, 2015 का हमने स्टार्ट किया है, ठीक है।
पेपर से, तो आप उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद में इस क्लास को देखें, अन्यथा इसको देखने के पश्चात उसको भी आवश्यक रूप से देखें। हाँ, अभी प्लेलिस्ट नहीं बना दी गई है, अब प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको आराम से वो चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर एग्जाम में क्वेश्चन स्किप करेंगे? हाँ, एग्जाम में कोई आप अगर देखो होता क्या है, अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन मान लीजिए पिक नहीं करते हैं, स्किप करते हैं, तो उसका कोई ना तो नंबर जुड़ेगा और ना ही कोई नंबर उसका कटेगा। आप जो क्वेश्चन आप करोगे नहीं, उसका कोई परिणाम आपकी परीक्षा पर नहीं पड़ने का, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। आप जितने चाहे स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गलत क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको अपने उसमें गोला भर देते हैं, गोला भर देते हैं ए बी सी में से कोई, और वो गलत हो जाता है, तो आपका नकारात्मक पे उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर 1/3 उससे आपके काटे जाते हैं मार्क्स, है ना, और सही होने पर आपके जुड़ते हैं। तो स्किप करने पर कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर आप स्किप कर सकते हैं आपको लगे तो, बिल्कुल। चलिए आइए फिर पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और पैसेज थोड़े ज्यादा हैं, 27-28 पैसेज हैं, बड़े बड़े पैसेज हैं, तो देखो समझने का प्रयास करते हैं। 6 परिच्छेद हैं, इनको समझना है और पढ़ना है, ठीक है। आप भी पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। देखो, शासन और लोक प्रशासन में कमियों की मूल में स्थिति एक प्रमुख कारक है। आमतौर से शासन में और मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में जवाबदेही का होना या न होना, जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांतरित करना सुधार कार्यसूची का एक मुख्य तत्व रहा है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो एक मुद्दा रहा है, दूसरा इसको कैसे सुधार किया जा सके जवाबदेहिता को, ये सिविल सेवाओं में है। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालिक राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होना चाहिए अथवा व्यापक रूप से समाज के प्रति। दूसरे शब्दों में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। आंतरिक जवाबदेही को आंतरिक निष्पादन के परीक्षण, केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे निकायों के आधिकारिक निरीक्षण तथा अधिकारी निर्णयों के न्यायिक प्रावलोकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो आंतरिक को लेकर के तो हमारी मशीनरी है, वो क्या करती रहती है, आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती रहती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 से 312 में सिविल सेवाओं, खासकर अखिल भारतीय सेवाओं में नौकरियों की सुरक्षा एवं रक्षोपाय का उपबंध करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखा था कि इन संरक्षण उपबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसी सिविल सेवाएं बनेंगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होंगी, वरन उनमें बृहत्तर लोकहित और कार्य करने की शक्ति होगी। इस प्रकार संविधान में आंतरिक और बाह्य जवाबदेहिता के बीच संतुलन रखने की व्यवस्था सन्निहित है। प्रश्न यह है कि दोनों के बीच में रेखा कहां खींची जाए। वर्षों के बाद संतुलन रहने की आवश्यकता रही है। सिविल सेवाओं की अधिकतर आंतरिक जवाबदेही का जोर तत्कालिक राजनीतिक नेताओं के पक्ष में अधिक झुका दिखाई देता है, जिससे के बदले में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक समाज के प्रति वह रूप से जवाबदेही होने की अपेक्षा की जाती है। समाज के प्रति जवाबदेही लाने के प्रयास करने की इस प्रणाली से कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ और इससे शासन के लिए अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। बेसिकली देखो विद्यार्थी, अब तक हमने जो पढ़ा पैसेज ये है कि जो आपकी सिविल सेवाएं हैं और यहाँ पर आंतरिक और बाहरी जो जवाबदेहिता है उसकी बात की गई है। आंतरिक जवाबदेहिता को लेकर के संविधान में आप देखोगे आर्टिकल 311, 312 में शक्ति देके रखी है और संविधान निर्माताओं ने भी इसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। आंतरिक जवाबदेहिता को क्या कहेंगे वो इसको देखते हैं। जो केंद्रीय सतर्कता सीबीसी वो इसको देखता रहता है ना। अब बाह्य जवाबदेहिता आपका जो चुनाव होता है वो निर्वाचन के दृष्टिकोण से, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कैसे वहां पर वो रेखा खींची जाए, तो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवाओं में जवाबदेहिता के सुधार के लिए विशेष उपायों पर विचार किया जा सकता है, मतलब कि रिफॉर्म हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 311-12 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। सिविल सेवाओं की बाह्य जवाबदेहिता के लिए विधि एवं विनियमन बनाए रखे जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक इसमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयासरत है। प्रवृत्ति मतलब कि आप देखोगे प्रोफेशनल सिविल सेवाओं और राजनीतिक कार्यपालिका की अपनी अपनी भूमिकाएं परिभाषित होनी चाहिए, ताकि वृत्तिक प्रबंधीय कार्य और सिविल सेवाओं के प्रबंधन का अराजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए केंद्र और राज्यों में प्रभावी विधिक सिविल सेवा बोर्ड बनाए जाने चाहिए। शासन और निर्णय को लोगों के अधीन समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अपकरण मतलब कि डिवोल्यूशन की जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि सुधार किया जा सकता है
सिविल सेवाओं में संशोधन करके सुधार किया जा सकता है और इसके सुधार के बारे में बातें कही गई हैं। देखो अब आपसे पूछा क्या है, परिच्छेद को पढ़ो और आंसर देने का प्रयास करो। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारकों के कारण शासन या लोक प्रशासन के प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं? तो कौन से आए हैं? प्रतिकूल, मतलब कि उसके विपरीत। आंतरिक एवं बाह्य जवाबदेहिता के बीच में संतुलन बनाने में सिविल सेवाओं की अक्षमता की बात यहां पर कर रहे हैं। क्या ये बात आपकी सही है? बोले बात एकदम बात यहां पर सही हो जाएगी। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त वृत्ति प्रशिक्षण का अभाव है। देखो ये कह रहे हैं कि उनको जो है प्रशिक्षण नहीं मिलता है, जो सिविल सेवा अधिकारी होते हैं। ऐसा लगता है क्या? उनकी पूरे लगभग 1 साल से ज्यादा तक ट्रेनिंग चलती है। एसडीएम के पद पर लगभग वो 3 साल रहते हैं, तो वो भी तो एक ट्रेनिंग होती है। तो ये बात तो यहां पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सिविल सेवाओं के उपयुक्त सेवा हित लाभों की कमी। क्या लाभों की कमी है? आपको इतना बड़ा बंगला मिलता है, आप जिले के मालिक हो जाते हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, इतनी पावर होती है आपके हाथ में, तो ये भी बात आपकी गलत है। ये कह रहे हैं इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वृत्तिका सिविल सेवाओं के अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव है। क्या ये बात कही गई है कि उपबंधों का अभाव दिखाई पड़ता है? देखो विद्यार्थी, अगर हम बात कर ले, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है और सिविल सेवाओं के बीच में जो एक लाइन खींची नहीं जानी है, वहां पर थोड़ा सा हमें क्या है, अभाव प्रतीत होता है। तो इसलिए पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा? सही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो इस प्रकार के पैसेज आते हैं और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, आपसे पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, समाज के प्रति इस सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका का एक अवरोध है। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, ये जो आपकी समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, तो ये क्या कहते हैं? जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है कि आप समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते, हम उत्तरदायी रखते हैं। इसलिए दोनों में क्या है, कंट्राडिक्शन बना रहता है, दोनों में विवाद के बिंदु बने रहते हैं। बात एकदम सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी। कौन बोला नहीं रहेगी? ये बात गलत है। आज भी जवाबदेही है भाई। आप जब आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए कोई विधायक या सांसद साहब आते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। अब आपको वोट की जरूरत हुई तो आगे मुंह उठा के, है ना, पहले काम क्यों नहीं किए? तो यहां पर आप देखोगे सेकंड गलत है और यहां पर पूछा बेहद, तो पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिच्छेद में अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है? जरा समझना, संदेश ऐसा होता है जिसको लोग मानने के लिए बाध्य नहीं होते, बल्कि प्रोत्साहित होते हैं कि हम ऐसा करें, इसके बारे में चीजें होती हैं। तो देखो, सिविल सेवाएं उस समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है जिसकी वे सेवा कर रही हैं। कि ये बात आपसे कही गई? बोले सर नहीं, क्योंकि संदेश की बात हो रही है। संदेश मतलब कि सुझाव उन्मुख होता है। शिक्षित तथा प्रभुत्व व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व में भाग नहीं ले रहे, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है इसका। सिविल निर्माताओं मतलब कि संविधान निर्माताओं ने सिविल सेवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि इन पर जो आने वाले भविष्य में लाइन कहां पर खींची जाएगी, कार्यपालिका और सिविल सेवाओं के बीच में, तो ये बात भी आपकी गलत है। और अगर वो विचार नहीं करते तो संविधान के आर्टिकल 311 और आप देखोगे 312 में उनको पावर नहीं मिलती। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता की गुंजाइश है, और यही क्या है, सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा देखो, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सिविल सेवाओं की आंतरिक जवाबदेही के संवर्ध में साधन नहीं है? देखो दो चीजें जरा समझना विद्यार्थी। अभी जब आप इथिक्स पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, आपको 2 शब्द पढ़ाए जाते हैं, साधन और एक होता है साध्य। अब देखो समझ लो इन बातों को, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये। साधन मतलब होता है जिससे आप यूज करके आगे जाना चाहते हैं। जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपका जो लक्ष्य है, जो साधन है वो साध्य क्या है आपका साध्य कि मुझे आईएएस बनना है। समझना, मुझे आईएएस बनना है। अब साधन उसके लिए क्या चाहिए? बुक है, टीचर है वहां पर, डिवाइस है वहां पर, तो ये सब साधन है जिससे आप चल रहे हैं। मुझे दिल्ली जाना है, काय से जाना है? बाइक से जाना है, या फिर मुझे 4 व्हीलर से जाना है, तो साधन है। लेकिन साध्य क्या है हमारा? दिल्ली। उसके अलावा अब देखना, जरा इस बात को ध्यान रखना, हमेशा जो आपका साध्य है वो हमेशा साध्य नहीं रह सकता, बल्कि भविष्य में वो साधन के रूप में तब्दील हो सकता है। बोले सर कैसे? यहां पर जरा समझना स्टूडेंट्स, जो आज आप कह रहे हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, जब आप कलेक्टर बन जाओगे तो उस दिन आपका टारगेट रहेगा मुझे चीफ सेक्रेटरी बनना है, मुझे बड़े पद पर जाना है, पदोन्नति। तो आपका क्या हो गया? अब आईएएस क्या हो गया? साधन हो गया। पहले साध्य था, लेकिन अब आपका साध्य क्या हो गया? आप देखोगे आगे देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ,
तो यहां पर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं सही नहीं पूछा गया है आपसे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना। तो देखो लोगों की आप अगर जवाबदेहिता खोजना चाहते हो और लोगों की आप पूछते हो, इसमें पहली बात तो कही नहीं गई है, आंतरिक जवाबदेहिता की बात हो रही है, और आंतरिक जवाबदेहिता के लिए आपके पास होता है सीवीसी, सीवीसी इसको यहां पे लिख देते हैं, सीवीसी और कैग, ये है यहां पर। अब लोगों से जाकर के आप नहीं ले सकते, क्लियर, तो ये बात आपकी गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड परिच्छेद पढ़ो। ये कह रहे हैं सामान्य रूप से धार्मिक परंपराएं ईश्वर में या तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकारों और धार्मिक संकल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इनके निर्धार से ही उत्पन्न होती है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह असंगतता न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्याय का आचरण में लाने के लिए सद्गुण, अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें सामान्यतः मिलन मतलब कि कम्युनियम के संवेदन से बंधे हुए एक सामान्य एकता में उतरना अपरमावश्यक हो जाता है। वैयक्तिक सद्गुण के रूप में भी एक एकात्मक न्याय की साधना और बोध के लिए आवश्यक है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या पूछा है आपसे, धार्मिक परंपराएं और ईश्वर के नैतिक कर्तव्य, हमारे और ईश्वर के बीच में जो संबंध होना चाहिए उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट इज क्लियर या नो? हाँ, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला देखो पूर्ण धारणाएं बनाई गई है। पहला, मानव संबंध उनकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते। क्या ये बात आपकी सही है? बोलो, क्या ये बात आपकी सही है कि मानव जो संबंध होते हैं उनकी धार्मिक परंपराओं से क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। और इस पैसेज में इस बात को कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। मानव कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हो जबकि ईश्वर में विश्वास करते रहो। ये देखो यहां पर विद्यार्थी, अगर हम बात कर ले इसकी, ये जो बात है यहां पर ये गलत है कि भाई आप अगर मनुष्य कर्तव्य से तभी आप बंधे रहोगे जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो। फिर नास्तिक नाम का जो प्राणी है वो सभी के प्रति तो विश्वास करता है लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भाई आप अगर देखो, भगत सिंह ने कहा था नास्तिक क्यों हूं मैं, क्या वो अपने कर्तव्यों से विपरीत चले गए? उन्होंने तो देश के लिए 23-24 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हंसते हंसते फांसी की सजा पर आप देखोगे फांसी के तख्ते पर वो भगत सिंह चढ़ गए। तो क्या कोई नास्तिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से हट जाएगा? बोले सर नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहा है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक है। गलत है बात। अगर आप न्याय करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सर जो न्यायाधीश बैठे हैं चेयर पर उनके लिए अगर वो न्याय देना चाहते हैं तो उनके लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक है। नहीं, फिर तो रूढ़िवादिता आ जाएगी और महिलाओं के प्रति, शूद्र समुदाय के प्रति, जिसको आप दलित वर्ग कहते हैं, SC ST कहते हैं, OBC कहते हैं, तो उनके प्रति जो आपकी भेदभावना एक बहुत ही ज्यादा कठोर रूप से परंपरावादी दृष्टिकोण से बन जाएगी और आप उन पे क्या है, गलत दृष्टिकोण आप देखना शुरू कर देंगे। तो आप न्याय तो करना तो छोड़ो, उनके प्रति अन्याय करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो यहां पर पूर्ण धारणाएं पूछी गई हैं, तो देखो केवल एक इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, बहुत ही इजी से पैसेज है। हाँ, पूछा गया है कौन सा एक इस परिच्छेद का मर्म है। मर्म का मतलब होता है कि इसका मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब कि इसका निष्कर्ष कौन सा है। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हमारी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। क्या बात आपकी सही है? बोले सर ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है कि धार्मिक परंपराएं अगर होनी चाहिए तभी हमारे मूल कर्तव्य एक दूसरे के प्रति है। क्या आप मुझे बताओ, मैं हिंदू कम्युनिटी से आता हूं तो क्या मैं सिखों को नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं बौद्धों को नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं जैनियों को नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं मुस्लिमों को नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं पारसियों को नहीं पढ़ाऊंगा? क्या मैं यहूदियों को नहीं पढ़ाऊंगा? मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो क्या मैं अपने कर्तव्य से क्लियर? हाँ, तो ये बात आपकी गलत है। दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महान सद्गुण है। दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महान सद्गुण। देखो इसका तो कोई चर्चा परिचय नहीं किया कि भाई आप अगर दिव्य सिद्धांत से संबंध रखते हो तो आप महान सद्गुण कहलाओगे। अगर मैं आपको खासतौर पर कहूं, एक लोकल में बोला जाता है मुंह में राम और बगल में छुरी, जैसी भी तो आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। क्या महान सद्गुण हो जाएगा? अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, बेसिकली यूट्यूब पर एक महाराष्ट्र के कोई बाबा हैं, उनका बड़ा ही तरीके से क्या चल रहा है, वीडियो चल रहा है। वो जो अश्लील हरकतें हैं उनकी 58 ऐसी वीडियोज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात आपकी गलत है। अधिकारों और
कर्तव्यों के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। देखो अगर हम थोड़ा इस पर विचार कर ले तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, ओके क्वेश्चन कट रहा है, ओके 1 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, अभी क्वेश्चन कट रहा है, 1 सेकेंड। थोड़ा ये जो ना क्वेश्चन पेपर थोड़ा इन्होंने ऐसे ऐसे लगा दिया है, हाँ तो इसलिए क्वेश्चन कट रहा है। चलो तो यहां पर देखो सी आपका सही है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए क्या हो जाता है, निर्णायक हो जाता है। तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि भी आपका अधिकारों का संरक्षण तभी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ये तो आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, पैसेज देखो नेक्स्ट बड़ा पैसेज है थोड़ा, हाँ आइए तो जरा इस पे प्रश्न भी कई होंगे, क्योंकि पैसेज बड़ा है तो प्रश्न भी। नहीं, हम किसी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे। देखो हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एज ए शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको केवल वो चीजें मैं बता सकूं जो हैं वर्तमान में। अब किसी पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी पढ़ाई से हमें मतलब रहना चाहिए। देखो बाकी चीजें क्या हो रही है दुनियादारी में, ध्यान रखो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखो, और दुनियादारी में क्या हो रहा है ये ध्यान रखो। लेकिन अब उसकी ये सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें ना करके अपनी एनर्जी सीधी एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। परिच्छेद आपका क्या है, शक्ति, ऊष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्र बायोमास की न्यूनीकरण समर्थता सभी नवीकरण स्रोतों से अधिक है। यह कृषि और वन अपशिष्टों के साथ ही ऊर्जा फसलों के प्राप्त होती है। जैव मात्र अपशिष्ट का उपयोग करने से हमें बड़ी चुनौती, खासतौर पर शक्ति संयंत्रों में उचित लागत पर की जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घ अवधि पूर्ति है। मुख्य समस्याएं आप देखोगे, सुप्रचलित मतलब कि लॉजिस्टिकल अवरोध और ईंधन संग्रहण की लागत है। यदि ऊर्जा फसलों का संचित रीति से संवर्धन न हो तो वे उत्पन्न उत्पादन के साथ ही प्रतिस्पर्धा करती हैं और अन्न की कीमतों पर उनका वांछित असर पड़ सकता है। जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तन जलवायु, जो आपकी परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। जब तक नव प्रौद्योगिकियां उत्पादकता को सारभूत रूप से न बढ़ जाएं, तब तक धारणीय जैव मात्रा पूर्ति की सीमाओं को देखते हुए जैव मात्रा की भावी भूमिका का संबंध वास्तविकता से अधिक अनुमान लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अधिक अनुमान लगाया गया है। जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप एक परिकल्पित करते हुए 2050 में बायोमास का उपयोग लगभग 4 गुना बढ़कर 150 से 200 एक्साजूल हो सकता है, जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा या लगभग 1/4 है। परंतु खाद्य एवं अन्य संसाधनों का कोई विनाश किए बिना 2050 तक प्रतिवर्ष बायोमास संसाधनों की अधिकतम धारणीय तकनीकी क्षमता अपशिष्ट और ऊर्जा फसल दोनों 80 से 170 एक्साजूल के परिसर में होंगी। इसका सिर्फ एक अंश वास्तविक और आर्थिक रूप से साध्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ जलवायु प्रतिरूप ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने और शताब्दी के पूर्वार्ध के कुछ मोहलत जुटाने के लिए बायोमास आधारित कार्बन प्रंग्रहण एवं संचय पर जोर की एक अप्रमाणित प्रौद्योगिकी है आश्रित हो जाता है। कुछ द्रव्य ईंधन जैसे मकई आधारित इथेनॉल प्रमुख रूप से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जनों में सुधार लाने की जगह उन्हें बेहतर कर सकते हैं। लिग्नो सेलुलोसिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, घास और काष्ठ जैसे धारणीय उत्पादक की संभाव्यता रखते हैं, जो कि उच्च उत्पादकता वाले हों तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न उत्सर्जन का उत्सर्जन करें, किंतु वे अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में हैं। मतलब कि जो आपकी रिन्यूएबल ऊर्जा है जिसकी तरफ आप जाने की बात कर रहे हैं, जहां से आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, वो अभी क्या है? विकास की चरण अवस्था में आपको देखने के लिए मिल रही है। क्या मिल रही है? विकास की चरण अवस्था में आपको देखने के लिए मिल रही है। चलो आओ अब जरा देखते हैं। देखो पैसेज को करते समय बस शब्दावली है और इसमें कुछ नहीं होता है। शब्दावली उस पर फोकस करो। क्या पूछा है, कैसे? तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं? यहां पर आपकी जैव ऊर्जा की डिमांड पे पूछ रहे हैं, बायो एनर्जी क्या है और उसकी उत्पादकता कैसे आप कर सकते हो, और इनके साथ साथ अभी जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो विकास क्रम में है। तो देखो शक्ति जनन के लिए जैव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के बावजूद बाधा या बाधाएं क्या हैं? पहली बाधा क्या हो सकती है, जरा सोचो।
पहली बाधा इस पे क्या देखने के लिए आपको मिलेगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो बताओ पहली बाधा क्या आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो पहला, जैव मात्रा की अधारणीय पूर्ति का अभाव रहा है। बिल्कुल सही बात है, अभी क्योंकि अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में अभी अटका हुआ मामला। जैव मात्रा उत्पादन अन्न उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें इस बात को क्या है रेखांकित भी किया गया है। जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। देखो जरा, मैंने कहा जहां पर भी आप देखोगे केवल या सदैव जो एक्सट्रीम शब्द होते हैं, अगर इनका उपयोग क्या हो नहीं के साथ हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। ये ध्यान में रखना है, हमेशा क्या होते हैं, 90% सही होते हैं। तो तीनों बातें सही है, क्योंकि जैव जो ऊर्जा है जीवन चक्र के आधार पर सदैव निम्न कार्बन आप देखोगे नहीं हो सकता, कई बार उच्च भी हो सकता है, या फिर इससे कुछ पर्यावरण में ब्लेंडर भी हो सकता है ना, उस पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके या किन के कारण वह खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है। क्या पूछ रहे हैं कि जो आपकी खाद्य सुरक्षा की समस्या किसके कारण उत्पन्न हो सकती है। पहला, शक्ति जनन हेतु कृषि एवं वन अपशिष्टों का भरण सामग्री मतलब कि फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करना। मुझे एक बात बताओ, जो अपशिष्ट बचा हुआ है, जो अपशिष्ट बचा हुआ है विद्यार्थी, वो तो खराब गया। भाई आपने क्या किया, गेहूं की फसल बोई थी, अभी गेहूं की फसल आने वाली है और 15-20 दिन के बाद में गेहूं आप देखो कटाई शुरू हो जाएगी, गेहूं की फसल आने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने गेहूं उससे निकाल लिया, अब जो भूसा बचा हुआ है आप उसको क्या कर दोगे, क्या आपके खाद्य सुरक्षा में वो संकट बनेगा। बोले सर नहीं, उसको तो अगर हम चाहें क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उत्पादकता उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात तो गलत है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जो पत्ते पड़े हुए हैं, जो छोटी छोटी आप देखोगे टहनियां हैं जो पेड़ों से गिर जाती हैं, पतझड़ हो जाते हैं पेड़, उन पत्तों का क्या उपयोग करोगे आप, क्या फूड चेन में आपके हैं। बोले सर नहीं, फिर कहां पर, क्या खाद्य सुरक्षा के लिए, बल्कि वहां पर जो उसके लिए आप फीड स्टॉक करके उसका क्या कर सकते हो, आप उसका जैव बायो जो डिग्रेडेबल एनर्जी है उसका निर्माण आप कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे ये बात गलत है। जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण एवं संचयपन के लिए उपयोग करना। अब देखो विद्यार्थी, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, ये कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है। क्या आप जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण और संचय करते हैं तो क्या उससे खाद्यान्न की समस्या होगी, बल्कि ये तो उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण के अनुकूल की बात कर रहा है, और ये कह रहे हैं खाद्य समस्या इससे पैदा होगी, नहीं हो सकती। ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना, हाँ ये बात सही है। अगर आप गेहूं चावल धान रागी ज्वार बाजरा इन सब के स्थान पर आप केवल क्या कर सके, उन्हीं फसलों का उत्पादन करने लगे जिससे ऊर्जा बनेगी, तो आपकी फूड जो चैन है, जो आपकी फूड सिक्योरिटी है, उसके लिए चैलेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट ऑफकोर्स एकदम सही है, बाकी का इसमें गलत है। इट इज क्लियर या नो। हाँ बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसी के ऊपर है, देखो इसी के ऊपर 4 क्वेश्चन थे ना इसके ऊपर। जैव मात्रा के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी जैव ईंधन के धारणीय उत्पादन की विशेषता या विशेषताएं आपसे पूछा गया है कि जो आपके जैव ईंधन के धारणीय उत्पादकता की विशेषता क्या, बस और कुछ नहीं पूछा गया है। पहला, 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व की सभी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। देखो शब्द यहां पर विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, चाहे कोई भी हो, सभी की आवश्यकताएं होंगी, और जो प्राइमरी अवस्थाएं हैं वो सबकी क्या होती सकेंगी, पूर्ण रूप से आपको देखने के मिलेगी। बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपका आंसर में होगा या नहीं। बोले सर बिल्कुल नहीं होगा, ये फालतू की बकवास कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, आप शक्ति जनन ईंधन से जैव मात्रा का अगर आप करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल आप चीजों को बनाते हैं, या फिर जो पेड़ पत्ती हैं उनसे आप लेकर के चीजों को क्या है बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो क्या उससे पर्यावरण का विनाश हो रहा है। बोले सर नहीं हो रहा है, उससे तो उसको सशक्त किया जा सकता है। तो ये बात सही है। कुछ उदीयमान प्रौद्योगिकियों की मान ले तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। हाँ देखो यहां पर जरा समझना, मैंने कहा है कुछ, मैंने कहा था कुछ शब्दों को ध्यान में आपको रखना है। जहां पर कुछ होगा वहां पर 90% क्या होगा, सही होगा। सदैव केवल के साथ जब नहीं लग जाता है तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो यहां पर तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, क्योंकि कुछ का ये मानना है कि भी अगर हम खासतौर पर जैव मात्रा की तरफ जा रहे हैं और ऐसी ऊर्जा को उत्पादित कर रहे हैं तो उसके
भविष्य में या फिर आपको देखने को मिलेगा कि पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इस पर एक चुनौती खासतौर पर ये दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित परिच्छेद पर पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो देखो पहला, कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सही भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हो सकता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। एक संभावना व्यक्त करता है। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना वह खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि संभव नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप शक्ति जनन उत्पाद करना चाहते हो और बायोमास का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपकी फूड चेन और जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव होगा, और उन पे जब तक आप संभव नहीं है। तो ये बकवास की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो आपके घर का बचा हुआ कूड़ा अपशिष्ट है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको यूज करते हैं? बोले सर नहीं, उसको तो हम उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, या कूड़ी पे डाल देते हैं सर, ऐसा करते हैं, है ना। गाँव में, शहरों में डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, वो आ जाता है सर, लगा करके सोंग उसमें डाल देते हैं, जो नगर निगम की गाड़ी आती है, हम तो यूज नहीं करते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब उसका बायोमास का जो आपका डिकम्पोजर है उसको अगर हम यूज करें और उसको हम क्या कर लें, बायोमास एनर्जी के उत्पादन में लेकर के, तो क्या उससे प्राकृतिक संसाधनों पर दोहन और शोषण होगा? बोले सर नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है, उससे क्या होगा, बल्कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पैसेज, देखो पैसेज है नेक्स्ट, देखो हम अपनी खाद्य आपूर्ति में जैव विविधता की खतरनाक कमी देख रहे हैं। मतलब कि जो हमारी फूड जो थाली है ना आज, वो क्या हो गई है, उसमें डाइवर्सिटी लगातार कम होती चली जा रही है। हरित क्रांति एक मिला जुला वरदान है। समय के साथ साथ किसानों की निर्धनता व्यापक रूप से अपनाई गई उच्च उपज वाली किस्म फसलों पर बहुत अधिक बढ़ गई है, और वे स्थानीय दशाओं से अनुकूलता रखने वाली किस्मों को छोड़ते हुए विशाल खेतों में आनुवंशिकता एक समान, मतलब कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म बीजों का एक फसली खेती में बढ़ती हुई उपज प्राप्त करने और भूख की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। तथापि उच्च उपज वाली किस्में आनुवंशिक दुर्बल फसलों भी होती हैं, जिनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों की जरूरत होती है। बेसिकली देखो क्या है, जो किसान है हमारे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था स्टूडेंट्स, तो उस समय कुछ चीजें आपको देखने के लिए मिली। उसमें क्या था, हमने मैक्सिको से लेकर के आए थे हाइब्रिड बीज, अब हमने उसको बोया, अब वो उत्पादित हुआ। अब कई बार क्या होता है, जो जेनेटिकली जो आपके यूनिफॉर्म बीज होते हैं, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए इनको संरक्षण देने के लिए आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है। डाई अमोनिया फॉस्फेट, विभिन्न प्रकार का स्प्रे, यूरिया, आप देखोगे एनपीके, इसमें डालना अनिवार्य हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे महंगे रासायनिक उर्वरकों की, विषाक्तता कीटनाशकों की जरूरत होती है। उगाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर ही आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अनजाने में स्वयं को भी भावी खाद्य अभाव के जोखिम में डाल चुके हैं। मतलब कि आने वाले समय का क्या होगा, हमें खाद्यान्न का संकट ये देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं आपसे कौन सा सबसे तर्कसंगत निर्णायक निष्कर्ष इंटरफेस निकाला जा सकता है। तो कौन सा निकाला जा सकता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बोलो कौन सा निकाला जा सकता है, दो इसका आंसर। चलिए तो देखो, अगर हम बात कर ले इस पे कि कौन सा इसका आंसर निकाला जा सकता है, अपनी कृषि पद्धतियों में हम केवल हरित क्रांति के कारण महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो, नहीं, केवल इसकी वजह से नहीं हुए। इसने क्या आपसे कहा था ऐसा हो जाओ? नहीं सर। विशाल खेतों में उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती हरित क्रांति के कारण संभव हुई, ये बात गलत है। क्योंकि कि केवल इसके कारण, खासतौर पर आप देख रहे हो इसके कारण हुई थी, बल्कि जेनेटिकली जो आपके बीज थे उनके कारण आपने संभव किया। आपने क्या किया, आपने स्थानीय जरूरतों को नहीं, बल्कि वैश्विक जो मांगे हैं, जो आपकी अन्य मांगे, मानव की जो जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या कर दिया, एक उच्च उपज वाले बीजों को बोना शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी फसल हो, 1 कुंटल की जगह 2 कुंटल अनाज होना चाहिए, ताकि मैं उसको बेच सकूं, मार्केट में सप्लाई कर सकूं और थोड़ी मुद्राएं कमा सकूं। उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसली खेती करोड़ों लोगों के लिए
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। देखो क्या करें, एकमात्र तरीका, वो करोड़ों लोगों के लिए, ना इसमें कोई ऐसी बात की गई ए गलत बी गलत, बचा क्या सर, डी। मतलब कि हरित क्रांति दीर्घकाल में खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है, बिल्कुल एक संभावना व्यक्त करता है। और ये बात इसमें कही गई है कि भविष्य में भावी खाद्य अभाव होने का जोखिम डाल चुके हैं। किसके कारण? ये विभिन्न प्रकार के हम खासतौर पर उपयोग करते हुए बीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये तो हम कर लिए थे मैथ और रीजनिंग तो आपसे कल के सेशन में, आज तो हमें पैसेज देखने हैं केवल। देखिए पैसेज आपको पढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करिएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश, है ना। हाँ चलिए, पारदर्शिता और प्रतियोगिता को समाप्त करने से क्रोनी पूंजीवाद, जिसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, मुक्त उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। क्रोनी पूंजीवाद जिसमें आप देखोगे अनादरणीय और प्रभावशाली शक्तियों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों को घूस देकर जमीन और प्राकृतिक संसाधन तथा विभिन्न लाइसेंस प्राप्त किए हैं। अब एक मुद्दा मुख्य बन गया है, यह अब एक क्या हो गया, प्रमुख मुद्दा बन गया है कि जिससे निपटने की जरूरत है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मध्यम आय जाल, मिडिल इनकम ट्रैप है, जहां क्रोनोली पूंजीवाद अल्पतंत्रों मतलब कि अलिगॉर्मिक्स को निर्मित करता है, जो कि समृद्धि को धीमा कर देती है। तो भारत के समक्ष क्या हो चुका है, एक चैलेंज बन के रूप में उभरा है और इसको हमें क्या करना है, इससे हमें पार निकलना है। सर्वाधिक तार्किक उपनिगम मतलब कि कोरोलरी आपसे पूछी गई है कि भाई कौन सी इसमें से कोरोलरी है। हाँ, तो दो इसका राइट आंसर क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। देखो, अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने पर चालू स्कीमों की अपेक्षा अधिक वित्त आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता है। देखो, ना तो इसमें कल्याणकारी स्कीम की बात हुई है और ना ही ये कह रहे हैं तत्काल मतलब कि अभी जस्ट नाउ, तो ये भी गलत है। आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने एवं निर्बंधों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया। क्या ये बात कही गई है कि भी हम क्या कर दे, जो निर्बंधन है उनको, जो निर्धन है उनको लाइसेंस दे दो, एक तो गरीब है लाइसेंस दे दो, कैसे वो चीजों को कर सकते हैं? ये बेतुक की बातें हैं कि आर्थिक विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो निर्धन वर्ग है उसको लाइसेंस दे दो, उसको प्राकृतिक संसाधन उसके हाथ में दे दो, हम विकसित हो जाएंगे, नहीं हो सकते। एक प्लान बनाना पड़ेगा, पूरी चीजें सिस्टमेटिक करनी पड़ेंगी, है ना। हाँ, वर्तमान में सरकार की कई प्रणालियों और पारदर्शी तथा वित्त समावेशन को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, वित्त समावेशन ये एक ऐसा शब्द है, जो समावेशन जो शब्द है जहां पर ये आ जाए समझ लेना 90% क्या होगा वो आपका सही होगा। तो ये बात सही है कि वर्तमान में ऐसी आवश्यकता है। नहीं तो क्या है, आप देखोगे जो मध्यम आय वाला है, जिसको मिडिल इनकम ट्रैप है, उसमें क्रोनोली पूंजीवाद अल्पतंत्र को क्या कर देता है, खा जाता है। इसलिए ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसका करेक्ट आंसर देखोगे C4 चेन्नई हो जाएगा। आप कह रहे हैं हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र का विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ये कोई कंपेयर नहीं करवा रहा है कि आप सर्विस सेक्टर को छोड़ो और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाओ, नहीं। ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो ऐसा ना समझा जाए लोगों के दिमाग में कि कुछ ही वर्गों के हाथों में, बल्कि सबके हाथों में होने चाहिए, और इसके लिए सरकार काम करे। पारदर्शी वित्त समावेशन को प्रोत्साहन देने की सख्त जरूरत है। तो यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो परिच्छेद नेक्स्ट इसी पर, जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को अल्पकालिक नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की क्या है, खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है। कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल एवं पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचना सेवाओं से संबंधित समाधान उपायों के एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इनमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से हैं और अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर जलवायु अनुकूलन प्रभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको उसके अनुकूलन अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मिटिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका कौन सा इसमें से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है। देखो अब जरा समझना, यहां पर कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की गई है। यहां पर आपको मिलेगा नहीं विकासशील और विकसित देशों की कोई चर्चा नहीं है यहां पर, तो ये शब्द ही गलत है।
खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है। हाँ, थोड़ा सोच सकते हैं कि बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको रखेंगे। प्रत्येक, ये कह रहे हैं प्रत्येक विकासात्मक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक तो नहीं होता है, ये बात एकदम गलत है। डी में कह रहे हैं जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा ली जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या किया जा सकता है कि जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जलवायु को कम कर सकें, जो हीट वार्मिंग है उसको कम कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकें। अंजू, मानसी, प्रियंका, हाँ, पूनम चौरसिया, बहुत ही बढ़िया। शिवम, बहुत ही बढ़िया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट परिच्छेद को समझो। फिर से देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। आपका क्वेश्चन है, आपकी साक्षी देखो, हाँ साजिद, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, पैसे देखो, आपके इकोलॉजी एनवायरमेंट से है। जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जैव विविधता शब्द अनेक किस्मों के पादपों, प्रणालियों, सूक्ष्म जीवों को और उनके परितंत्रों को जिसमें वे पाए जाते हैं निर्दिष्ट करता है। जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है। वास्तव में जलीय चक्र से यह निश्चित होता है कि जैव विविधता कैसे कार्य करती है। क्रम से वनस्पति और मृदा जल के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। हर एक गिलास जल जो कि पीते हैं, हम में से उसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों और जीवाणुओं, मिट्टी और अन्य जीवों मतलब कि ऑर्गेनिज्म से होकर के गुजरता होता है। इन परितंत्रों से गुजरते हुए वह शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। जल की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। जो पानी किससे मिलता है, हमें एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से आप देखोगे पानी मिलता है विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, निष्कर्ष पूछा है। पहला, जैव विविधता प्रकृति की जल के पुनर्चक्रण की समर्थ बनाए रखती है। दूसरा, जीवित जीवों मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के बिना हम पिए जल प्राप्त नहीं कर सकते। ये फालतू की बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास में ये जो आपके जीव होते हैं, जलीय जीव, ये नहीं होंगे तो क्या हम पानी नहीं पी सकते? पी सकते हैं सर, आज हमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। पादप प्रणालियों और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्या ये बात आपकी सही है कि भाई ये जो है, क्या ये सतत अन्योन्य क्रिया करते हैं? देखो इसने क्या कहा गया है, इसने कहा गया जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो हम पर्यावरण से प्रदान करते हैं। तो यहां पर ये प्राणी और पादप के बारे में पूछा ही नहीं है। जो आपके फोनर और आपको फोना एंड फ्लोरा है, इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है, वो तो जल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये बात आपकी गलत है। जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आए होते, गलत है। क्या इसके लिए जलीय चक्र भी जरूरी है? नहीं। यहां पर बचा क्या है, ए, क्योंकि जैव विविधता प्रकृति की जल के पुनर्चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए देखने के लिए आपको मिलेगा। इट इज क्लियर या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पैसेज पर। पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र में मुख्य रूप से मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग समाज की सेवाओं प्रदान करने वाले उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादों से पुनः संरचित किया गया है कि आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाएं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। मतलब कि आप ऐसे कृत्य करो जो लगभग सभी के लिए क्या है, उपयोगी हो और आम नागरिक उसका क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। हाँ, संदेश पूछा है। संदेश फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा संदेश होता है जिसको मानने के लोग प्रोत्साहित होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। बैंकों के और अधिक स्वचालित और उत्पादों की आवश्यकता नहीं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि नए कार्यक्रम की आवश्यकता है और आम आदमी तक उसको पहुंच हो सके। कैसी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छी स्वचालित होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं अधिक बैंकों की नहीं, हमारी संपूर्ण लोक वित्त व्यवस्था की आमूल पुनर्संरचना की आवश्यकता, मतलब कि इसको पुनः क्या कर सको आप, इसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं। नहीं, संपूर्ण की तो नहीं बात करता, ये बात गलत है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं का एकीकरण करने की आवश्यकता है, नहीं सर, ये भी बात गलत है। क्या करना है, वित्त समावेशन को संदर्भित करने की हमें आवश्यकता है। और मैंने कहा जहां पर समावेशन शब्द आ जाता है वो आपका 90% क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और ये बात आपकी सही है। हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करना पड़ेगा ताकि लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक परिच्छेद है, एक एक क्वेश्चन है इसके ऊपर।
मलिन बस्तियों में सुरक्षित तथा संधारणीय सफाई से महिलाओं और लड़कियों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजता तथा सम्मान के रूप में असीमित लाभ मिलता है। यहां पर क्या कर रहे हैं, मलिन जो बस्तियां होती हैं वहां की बात कर लें तो जो महिलाएं हैं वो बड़ी वल्नरेबल हो जाती हैं और वो सुरक्षा अपने आप को महसूस नहीं करती, असहज महसूस करती हैं। तथापि शहरी सफाई पर बनने वाली अधिकतर योजनाओं और नीतियों में महिला प्रतिलक्षित नहीं होती तथा यह तथ्य है कि मैला ढोने की प्रथा आज भी अस्तित्व में है। यह दिखता है कि प्रवाही फ्लश मतलब कि शौचालयों को बढ़ावा देने तथा शुष्क शौचालयों को बंद करने को लेकर के अभी तक बहुत कुछ नहीं किया गया है। स्वच्छता के अधिकार की दिशा में बहुत बड़े पैमाने और अधिक स्थायी और मजबूत अभियान शुरू किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से मैला ढोने के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित होने वाला होना चाहिए। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, स्वच्छ एक भारत अभियान लेकर के आए, लेकिन आपने क्या किया, जो खासतौर पर मैला ढोने वाली महिलाएं हैं या फिर आप देखोगे वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए सुधार करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं तो कथनों पर विचार करके। पहला, शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण केवल मैला ढोने के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ये बात 100% गलत होगी, क्योंकि पूर्ण निराकरण केवल मैला ढोने वाले लोगों के, अगर आप उनका सशक्तिकरण कर दोगे तो शहर की सफाई जो होगी वो साफ हो जाएगा शहर। ऐसा ही क्या, ऐसा ही क्या? बोले सर नहीं, तो ये बात गलत है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। आपको जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आप आज इंडिया में हैं, कल आप किसी और देश में जाएंगे, आप पाओगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप कभी चले गए तो वहां की बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वहां पे लोग ऐसे हमारी तरह फेंक के चिप्स ऐसे फाड़ा खाया और ऐसे नहीं फेंक देते। पानी की बोतल हमने पी और पता चला रोड बेस में से ऐसे ही फेंक दिए। पता चला हम जा रहे हैं और एक पोटली बड़ी सी गाड़ी आती है। हमारे देश में देखो क्या होता है, बड़ी सी गाड़ी आती है और उसके अंदर बड़ी सुंदर सी गाड़ी होती है, बड़ी सी गाड़ी, और वो जाती है रोड पे, वो देखती है ना पीछे गाड़ी ना आगे गाड़ी, और वो थोड़ा सा 5 मिनट चाहती है, 1 मिनट का समय लेती है। वो मिरर अपना नीचे करते हैं और वहां से एक बड़ी पोटली निकालते हैं और रोड की साइड में जो बीच में आप देखोगे होता है पाथ, उस पर डाल देते हैं। ये हमारे देश का कल्चर है। वहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैं उदाहरण ले रहा हूं, वहां पर लोगों ने अगर कुछ खा लिया रोड पे पब्लिक प्लेस में, तो उसकी ये ड्यूटी है, उसको डस्टबिन में ढूंढ के वो डालना पड़ेगा। डस्टबिन नहीं है तो अपने पास उसको थैले में बैग में रखेगा और जहां डस्टबिन मिलेगा वहीं पर उसको डालेगा। हमारे यहाँ तो फैकम फाक होती रहती है। तो यहां पर आप देखोगे पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और यदि किस देश में आप देखोगे जनसंख्या अधिक होती है, अशिक्षित लोग होते हैं, तो वहां की कंडीशन थोड़ी ऐसी ही होती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है। अगर हमारी बचपन की आदतों में सिखाया जाए, हमारी माताएं, बहनें, हमारे घर के लोग, सदस्य हमें बचपन से अगर ये सिखा दें कि बेटा, बाबू, सोना, मोना, आप कहीं भी जाओ और कुछ भी खाओ बेटा, वहां पर डस्टबिन में ही डालना, ऐसे मत डाल देना। और यदि आपको डस्टबिन ना मिले तो बेटा उसको बैग में रख लेना, और बैग में रख लेना, कहीं पर ना मिले अपने घर ले आना, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगी, मैं उसको डस्टबिन में डाल दूंगी। अगर ये शिक्षा आप और हम अपने बच्चों को दोगे तो भारत ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्वच्छ होता चला जाएगा। ये शिक्षा हम अपने अंदर उतारेंगे तो भारत स्वच्छ हो जाएगा। ये शिक्षा अगर हम एक इसको पार्ट बना दें, विद्यालय में सिखाएं, तो ये चीजें हो जाएंगी। इसके ऊपर बेसिकली क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चालान कटना चाहिए, इसके ऊपर दंड देना चाहिए, इसके ऊपर आपसे पैसे लेने चाहिए, ना कि आपके और किसी के ऊपर। चलो देखो, मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति और परिणाम को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव को स्वयं को समझा जाए, क्योंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है और उसे उस स्थान के लिए भी युक्त किया है जिसे उसने नियत किया है। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से आप देखोगे बड़ा बनाया है। कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम नहीं है। ध्यान रखना, यहां पर बात क्या है, ये सोशियोलॉजी से आपसे पूछ लिया गया ये वाला लाइन कि कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं की आप पूरी नहीं कर सकते। बात सही है। समाज का अगर ये ताना बाना ना होता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप कह रहे हैं सर मेरे को बर्गर खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे को वहां का टूर करना है। अगर फ्लाइट ना होती, समाज उसमें कंट्रीब्यूट ना करता, तो आप नहीं जा सकते थे। समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहां पर समाज दृष्टिकोण में रखकर के इस पैसेज को लिखा गया है। तो समाज केंद्र में है और तभी व्यक्ति क्या है, मतलब कि व्यक्ति छोटा है और समाज बड़ा है। यहां पर ध्यान रखना।
और वही आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उनको एक समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारे सिस्टम समाज ने अपनी मूलभूत आवश्यकता जरूरतों के लिए बनाया है और उसी से मानव क्या करता रहता है, अपनी क्रिया करता है। और समाज इन मूलभूत आवश्यकताओं को निर्माण करने के लिए, इन मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की उत्पत्ति करता है और उसका विनाश कर देता है, मतलब कि उसको त्याग देता है या फिर समय रहते हुए उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो यह पूछा गया है आपसे, इसमें निष्कर्ष क्या है? पहला, प्रकृति ने मानव समाज में भारी विविधता का निर्माण किया है। शब्द देखो, भारी विविधता का निर्माण क्या? बोले सर नहीं, किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। क्या ये बात यहां पर कही गई है? क्या ये बात यहां पर कही गई है? बोलो, क्या बात यहां पर ये कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा होता है क्या? बताओ मुझे एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या? बोले सर नहीं होता है। सामाजिक जीवन मानव की विशिष्ट लक्षण है। क्या सामाजिक जीवन? चलो मैं आपको एक और बता देता हूं। आपने कभी देखा होगा सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी को देखना, जब सूरज अगर पूरब की तरफ होगा तो सारे के सारे फ्लावर पूरब की तरफ होंगे, और जैसे जैसे सूरज क्या होता है, इस तरीके से घूमता जाता है, तो ऐसे ऐसे सूरजमुखी के फ्लावर भी क्या है, पश्चिम की दिशा की ओर आ जाते हैं। वन फॉर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो चैंटी होती है, चींटी होती है ना, हाँ, चलती है ना एक दूसरे से। आप कभी देखना, चींटी एक लाइन से चलती है और वो क्या करती रहती है, हर एक चींटी दूसरी चींटी से हेलो हाय करती चलेगी, उससे बात करती जाती है वो कि सारा मंगल है, आगे सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं। अगर पीछे से आप मान लो जहां से चींटी जा रही है, अब मैंने उस पर देखो रिसर्च किया। क्या? बोले सर क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी है, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस एग्जाम्पल को क्या था, कोड करके इसको देखा। मैंने बीच में क्या कर दिया, वहां से एक लाइन इस तरीके से, जहां से चींटी गुजर रही थी, जब चींटी दूर दूर थी तो मैंने वहां पर एक लाइन खींच दी, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी, और उससे क्या हुआ, चींटियों को पता चल गया, और एक चींटी वहां से लाइन से टकरा करके उस मिट्टी से टकरा कर बैक हो गई, और उसने सभी चींटियों को खबर कर दी। सारी चींटी तिरबिकर्रा हो गई और पीछे की तरफ लौटना शुरू कर दी। मतलब कि उसमें भी सामाजिक व्यवस्था होती है, और भी कई ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था मिल जाती है। तो ये बात गलत है कि मानव समाज, सामाजिक जीवन जो है मानव की एक विशिष्ट लक्षण है, नहीं, और में भी आपको देखने के लिए मिलता है। विविध आप देखोगे प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक प्रवृत्ति ही क्या है, आपको आप तक का बनाने का प्रयास करती है। तो समाज यहां पर केंद्र में रखा गया है, और ये जो प्रकृति की विविधताएं हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, इसने ही क्या किया है, सामाजिक सिस्टम को बनाया, और सामाजिक सिस्टम बना, और ये सामाजिक सिस्टम आपका पालन पोषण करता है। इसी में आपके अंकल होते हैं, ताई होती है, ताऊ होते हैं, सब सदस्य इसमें होते हैं, भाई बहन, माता पिता, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, टीचर, गुरु, सब होते हैं इसमें। चलो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में कानूनी आदेशों को, मतलब कि इंपेरेटिव्स की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह है कि अपने क्रम में से सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिससे समाज में यह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है, जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। इट इज क्लियर या नो? तो दो इसका राइट आंसर। राजनीति और अर्थतंत्र के प्रतिपाद नहीं, इसमें अर्थतंत्र और राजनीति का नहीं, बल्कि क्या है, देखो इसमें क्या है, जो आपका इकोनॉमी है और जो आपका पॉलिटिक्स है, दोनों का संबंध, रिलेशन दिखाने का प्रयास किया गया है। क्रम में सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिससे समाज में आर्थिक शक्ति वितरित होती है और राज्य क्या है, नियंत्रित करता है। तो राज्य और अर्थ का क्या है, एक दूसरे में पारस्परिक संबंध को उजागर करता है। तो यहां पर राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को उजागर करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज देखो नेक्स्ट। भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% कृषि प्रक्रियाओं से आता है। कहां से आता है? जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें अगर हम बात कर लें तो 15%, लगभग 15% जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनसे आता है। इसमें उर्वरकों से निकलने नाइट्रस के ऑक्साइड, पशु चावल उत्पादन तथा खाद्य भंडारण से निकलने वाली मीथेन तथा जैव मात्रा बायोमास को जलाने वाली निकलने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होती है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, CO2 होती है और मीथेन होती है। किंतु मृदा संवर्धन प्रक्रियाओं से घास के मैदानों, शबानों को जलाने से तथा वनों उन्मूलन से अर्जित CO2 में इसमें सम्मिलित नहीं है।
वानिकी की भू उपयोग तथा भू उपयोग में परिवर्तन प्रतिवर्ष और अधिक 17% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? आपकी ग्रासलैंड, जिनकी 3/4 भाग उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन से आता है। बचा हुआ उत्सर्जन अधिकांश उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि, पीटलैंड जिसको आप कहते हैं, के अपवहन तथा जलाने से निकलता है। अमेजन जो वन है कि वर्षा वन में जमा कार्बन की मात्रा के बाहर लगभग बराबर मात्रा विश्व की पीठ भूमियों में जमा होती है। मतलब कि जो अमेजन के जंगल है वो इतना खासतौर पर क्या है, जमा कर लेते हैं CO2 को, कार्बन की मात्रा को, जितना पूरी पृथ्वी आधा करती है। तो आधा अमेजन के जंगल कर रहे हैं और आधी संपूर्ण पृथ्वी कर रही है। तो यहां पर भी बताया गया कि कहां से निकल रहा है और कहां पर ये जा रहा है। तो देखो पूछा गया है निष्कर्ष आपसे। तो देखो पहला है संपूर्ण, ध्यान रखना यहां पर शब्द को, संपूर्ण विश्व में यंत्र और रसायनों पर आधारित कृषि प्रथाओं के स्थान पर तत्काल जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जाना चाहिए। तत्काल, एकदम। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप कल्पना करो कि तत्काल अगर आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूं, इस दुनिया का मुखिया बना दूं, आपके हाथ में बागडोर दे दूं, क्या तत्काल आप कुछ कर सकते हो? बोले सर नहीं, कुछ नहीं हो सकता तत्काल। हर चीज की प्लानिंग होती है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। अगर आप तत्काल की आवश्यकता पर जाओगे तो समाज आपका बाइकआउट कर देगा। आप जिस पद पर बैठे हुए हो उस पद से आपको उतार के फेंकेगा। हाँ, तो ये बात गलत है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग क्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमें अपनी जो जरूरतें हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरत है। जब तक हम देखो अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन सब के अलावा क्या हो रहा है सर? इन सब के अलावा आप बायोमास जला रहे हैं, आप फॉसिल फ्यूल का आप देखोगे जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? CO2 निकल रहा है। अब इतने दिए आप देखोगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, मीथेन निकल रहा है। तो हमारी जो आदतें हैं हम उसमें क्या कर सकते हैं? चेंज करके चीजों को ला सकते हैं। तो यहां पर भी सही है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है। ये कह रहे हैं कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं है समाधान? मिटिगेशन है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रचंड के मुख्य स्थान है, नहीं, ये बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। ये तो हमने कल देख लिया था, इन पे तो सब पे चर्चा कर ली थी। हाँ देखो ये पैसिस है, पैसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखो बोलो यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, जो भी क्लास की ड्यूरेशन हुई है एक बार चेक कर लेता हूं। अब तक हो चुके हैं हमें 57 मिनट, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है। और हमने 1 घंटे के आसपास में आपसे जो पैसेज हैं लगभग आप देखोगे बड़े अच्छे वे में कवर कर लिए हैं। इट इज क्लियर या नो? अगर चीजें क्लियर है तो एक बार क्या करना है, आपको थंब कर देना है, सभी रिस्पॉन्स देना है, थंब कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो परिच्छेद है आपका, यदि हम 2050 की ओर देखते हैं, जब हमें 2 अरब अधिक लोगों के आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न कौन सा आहार सर्वोत्तम है एक नई अत्य आवश्यकता बन गया है। आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे उनके इस ग्रह के लिए भी गंभीर रूप से बहुशाखन होगी, मतलब कि बहुशाखन होगा। सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पादक के आहार में इर्द गिर्द ही घूमने रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। किसमें? विकासशील देशों में। देखो है क्या, भविष्य में क्या है, फूड जो चैन है, खाद्यान्न का जो संकट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि हमें पहला तो उसमें बदलाव होना चाहिए। दूसरा, जो विकासशील देश है वो क्या कर रहे हैं, मांस, पोल्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी तरफ बहुत जा रहे हैं। अंडे, मांस, डेयरी आहार के इर्द गिर्द ही घूमने रहने वाली प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। किसमें? विकासशील में। वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिकृष्ट अनाज, गिरी, फलों और सब्जी पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव डालेगी। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर आप मांस, मीट का कंजम्पशन करते हैं, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो इससे पर्यावरण के संसाधनों का अधिक शोषण और दोहन होगा। किसकी अपेक्षा? गिरी अनाज की अपेक्षा, फल सब्जियों की अपेक्षा। ये ध्यान रखना। हाँ, तो आइए फिर जरा देखते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है। संदेश पूछ रहे हैं पहला, पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। बात तो सही भी डालती है। जो पशुकृत, जो आपके पोल्ट्री है, डेयरी उद्योग है, आप अगर उसकी तरफ जाते हैं तो उस पर बेसिकली वो अधिक तो प्रभाव डालेगी।
लेकिन अभी इसको हम होल्ड पे रखेंगे, अभी नहीं कहेंगे इसका है, अभी और भी ऑप्शन है। अनाजों, गिरी फलों और सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुगम्य योग्य है। देखो ये बात आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, अगर आप देखोगे तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है। क्यों? इन्होंने कहा है सर्वाधिक, सर्वाधिक सबसे अच्छा सुयोग्य है कि आप अनाज को लेना शुरू कर दो, गिरी जो फसलें हैं उनको खाना शुरू कर दो, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री को छोड़ दो। ये कह रहे हैं कि छोड़ दो उसको, नहीं, ये बात गलत है। मनुष्य स्वच्छ मामलों में बिना ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी खाने की आदतें बदलते रहते हैं, नहीं, ये बात की कोई चर्चा नहीं है कि ऐसा कोई भी इसमें नहीं कहा। इसमें तो ये कहा गया कि भविष्य में एक चुनौती सामना हो सकता है, खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, और विकासशील जो देश हैं वो जो आपकी मिल्क इंडस्ट्री है उसकी तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, प्रोडक्ट जो आपकी डेयरी उद्योग है उसकी तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, अपेक्षाकृत किसकी तरफ? अनाज, गिरी और फसलों की तरफ जाना चाहिए उनको। हाँ, ऐसा नहीं कहा गया कि इसको बंद कर दो, इसको खाओ। उसने कहा है अपेक्षाकृत जो प्रभाव है पर्यावरण पर, वो मांस जो उद्योग है वो खासतौर पर उसका नकारात्मक पड़ता है। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। देखो अभी तक इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है, तो बी गलत, सी गलत, डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। किसके? आप देखोगे कौन से? अनाज के, अनाज की अपेक्षाकृत। ठीक है, तो ये बात आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ, मैंने कहा ना, ये देखो पैसेज क्या है, बस कुछ नहीं है, शब्दों का खेल है। पैसेज परिणाम आपको मिल जाएगा, शब्दों का खेल है, मैं तो इतना सब जानता हूं इसके बारे में। हाँ चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये थोड़ा लैग करने लगा है। एक सेकेंड रुको, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। 1 सेकेंड, ये क्या खुल गया? 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर लेते हैं पैसेज आपका नेक्स्ट। ये क्या खुल गए हैं? देखो कुछ का कुछ चल रहा है, देखो आप जरा देखो क्या चल गया है। चलो देखो, आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिच्छेद आपका सेकंड। देखो ये कह रहे हैं सभी मनुष्य शेषा अवस्था में मां के दूध को पचाते हैं, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशी की पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं को एक बार दूध पिलाने पर उनके दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप उनमें आप देखोगे लैक्टिक एंजाइम का बनना बंद हो गया, जो आपका क्या है? दूध को पचाता है, जो लैक्टोज शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है। मानव के मवेशी चराने की प्रारंभ प्रणाली होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, और यूरोपीय, मध्य पूर्व मतलब कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में क्या है? स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन, मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज आप देखोगे सहन शक्ति का विकास हुआ। चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं होते थे, वे लैक्टोज असहनशील बने हुए हैं। तो यहां पर ये बात आपसे क्या है? कही गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ चलिए देखो, ये कह रहे हैं आपसे कि सर्वाधिक कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। क्या कह रहे हैं? पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, लगभग 10,000 वर्ष पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ था। ये एक फैक्ट है विद्यार्थी। क्या है? एक फैक्ट है जो डायरेक्टली पैसेज से उठा करके पूछ लिया गया, जो कि आपका गलत है, जो कि आपका गलत है। एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों के आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि एक समय तक आप क्या कर रहे थे? लैक्टोज आप में कम बनता था, या फिर आप 10,000 पहले की इसने अवधारणा दी है और फिर उसके बाद की आप देखोगे अवधारणा दी है, तो दोनों में स्टडी का कंपेयर करके दिखाया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीर में सरल शर्करा पचाने की, नहीं, ये बात गलत है। जो लोग लैक्टोज सहनशील नहीं होते वो किसी डेयरी उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पविकसित और औद्योगिकृत देशों में राष्ट्रीय आयामों के बीच तुलना करते समय आने वाली कल्पनात्मक कठिनाइयों विशेष रूप से गंभीर होती है।
क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। तो कैसे हम कर सकते हैं, क्यों राधिका? यहां पर देखोगे आपको क्या हो रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन क्या है, वाणिज्यिक माध्यमों से बिना गुजरा होता है। जैसे वन फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या है, कुटीर उद्योग है, जो क्या है वाणिज्यिक इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, वो नहीं आते, परंतु उसको जीडीपी में, अब देखो राष्ट्रीय उत्पाद में तो एक समस्या पैदा हो जाती है। कथन से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो यह आपसे पूछा गया है। देखो औद्योगिकृत देशों में उत्पादित और उपयुक्त समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरता, नहीं, ये बात नहीं की गई है कि औद्योगिकृत देशों में ऐसा होगा, ये बात कविता भी नहीं की गई है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बल्कि विभिन्न अल्प विकसित देशों में अवाणिज्यकृत क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आय को परस्पर तुलना को कठिन बना देता है, ये बात यहां पर की गई है। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। जो अल्प विकसित देश हैं उनके बारे में यहां पर चीजों को दिखाया गया है कि वहां पर क्या होता है, अवाणिज्यिक जो क्षेत्र है, जिसमें मैंने हथकरघा उद्योग की बात करी, जो आपके कुटीर उद्योग है उनकी बात करी, वो लिस्टेड नहीं है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, तो उनका जो उत्पादन है वो क्या है, राष्ट्रीय आय की जो आपकी परस्पर तुलना है उसको कठिन बना देते हैं। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैसेज देखो, चौथे नंबर का पैसेज ये कह रहे हैं, वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पादपों और सूक्ष्म जीवों के बीच श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अगर आपका CO2 बढ़ेगा तो पादप जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इनकी वृद्धि हो जाती है और सूक्ष्म जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक अभिक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, जो कि इस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं, मृदा को अव्यवस्थित कर सकती हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की दुगना है। लोगों के द्वारा वायुमंडल और उसके अधिक कार्बन छोड़े जाने पर वर्तमान रूप से अस्थिर हो जाएगी। ऐसा अधिकांश पादप वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण होता है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस और एक अप्रदूषक है, यह पादप वृद्धि को प्रोत्साहित भी करती है, क्योंकि वृक्ष और दूसरी वनस्पतियां भविष्य में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में फलती फूलती हैं। उनकी जड़ें मृदा में पोषक तत्वों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज वायुमंडल में कार्बन डाई के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। देखो, ये कह रहे हैं कि वायुमंडल में मानव के द्वारा CO2 क्या होगा, बढ़ेगा। CO2 बढ़ेगा तो इससे जो आपके पादप होते हैं, प्लांट, वो उनमें ग्रोथ होगी, उनमें वृद्धि होगी, और उनमें वृद्धि होगी तो वो कार्बन को क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। वन फॉर एग्जांपल, जो पेड़ होता है ये क्या करता है, वायुमंडल से आप देखोगे CO2 को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और इससे क्या है, विभिन्न प्रकार के आप देखोगे इसमें कार्बन संचय होता चला जाता है, जो फॉसिल फ्यूल में आप लकड़ी के उपयोग में इसको यूज करते हैं। तो देखो यहां पर पूछा गया सबसे अधिक उपनिगमन, जिसको कोरोलरी कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे, बस और कुछ नहीं। पहला, सूक्ष्म जीवों और पादपों के अस्तित्व के बिना कार्बन डाइऑक्साइड परा आवश्यक है। नहीं, ये बात गलत है, के बिना ऐसा कंपेयर नहीं की गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करने के लिए मनुष्य पूरी तरह से उत्तरदायी है। शब्द देखो, पूरी तरह से उत्तरदायी है, नहीं तो भाई पर्यावरण भी तो क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहां से भी तो CO2 निकलता है। पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव और मृदा कार्बन उत्तरदायी है। अब देखो ये केवल नहीं है, अगर आप कहोगे मुख्य रूप से यही उत्तरदायी है, नहीं। डी को देखते हैं, वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, अपेक्षाकृत सी। इट इज क्लियर या नो? अंजू, मानसी, शिवम, हाँ, प्रियंका, राधिका, MD के, बहुत ही बढ़िया। चलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, परिचय थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या करें, बड़ा है तो पढ़ेंगे। इतने बड़े कर लिए हमने स्टार्टिंग के, तो ये तो बहुत छोटा है। ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। डिमांड टू सप्लाई, विद्यार्थी, क्या डिमांड टू सप्लाई किसकी, फूड की, ये सबसे बड़ी चुनौती है। किसके सामने, भारत नहीं, विश्व के सामने। क्लियर? हाँ। व्यक्तिगत देशों में स्तर पर मांग आपूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है, विशेषकर यदि वह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था और उसकी घरेलू कृषि स्थायी आधार पर आप देखोगे क्या पर्याप्त खाद्य आपूर्ति ना हो पा रही है।
यह उस मुक्त और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए उसके पास विदेशों से खाद्य क्रय करने हेतु पर्याप्त विनिमय अधिशेष उतनी बड़ी है और न कि सदैव होने वाली बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग आपूर्ति संतुलन, क्या डिमांड टू सप्लाई, उसको क्या करना है, संतुलन। भूख तथा भूखमरी से बचाव हेतु सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। मतलब कि अगर आप भूख से बचाना चाहते हैं लोगों को तो डिमांड टू सप्लाई जो है उसके बीच में संतुलन रखो। अगर डिमांड हो रही है सप्लाई होनी चाहिए, हाँ। तथापि अपर्याप्त पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि खाद्य स्वतः अधिशेष वाले देशों से उन अभावग्रस्त देशों की ओर जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है चला जाएगा। अंततः विश्व स्तर पर भूख या भूखमरी, न्यून पोषण और कुपोषण आदि का असमान वितरण, खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई तो करनी है, परंतु आपके पॉकेट में भी तो पैसा होना चाहिए, तब तो डिमांड करोगे ना। और इन्होंने कह दिया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जेबें क्या हैं, खाली हैं। जो भूखे हैं उनकी जेबें भी खाली हैं, उसकी मौजूदगी की वजह से ये हो रहा है। जो वृद्ध रूप से अविकसित अर्थव्यवस्था तक सीमित है, जहां तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का भरपेट भोजन प्राथमिक महत्व है, इसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल ही के वर्षों में महत्व मिलता है, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं और क्योंकि हाल ही के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य आपूर्तियों की अबाधित श्रृंखला निर्मित करने की क्षमताओं में कमी आई है। खाद्य उत्पादन, विपणन और कीमतों, विशेषकर जो विकासशील विश्व है, जरा समझना यहाँ पर विकसित नहीं, विकासशील विश्व में गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनकी विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। चलो मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, खाद्य और मांग की चुनौती है। पहला तो सप्लाई होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, डिमांड भी होना चाहिए। और ये विश्व में खासतौर उन देशों में है जो विकासशील देश है। आपकी जेब खाली है तो भूखे तो रहोगे, क्यों, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या लेकर के खाओगे, डिमांड ही नहीं जन कर पाओगे ना। आपको देगा तो कोई तब आप उसको पैसे दोगे, बिना पैसे के कोई नहीं देता। देखो उपयुक्त परिषद के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन मूलभूत हल है। हल पूछा गया है, लोगों की जेबों में पॉकेट में पैसा डाल दो तो हल एक आप उसमें क्या है कर सकते हो। पहला, अपेक्षाकृत अधिक कृषि उत्पादित उद्योग को स्थापित करना। मुझे एक बात बताओ, आप उद्योग बनाते चले जाओ, जितने हैं उद्योग बनाते चलो, डिमांड ही ना हो। मैंने कहा मान लीजिए आपकी प्रोडक्टिविटी क्षमता आज कितनी थी, 100 यूनिट थी, 100 यूनिट थी। ये बढ़कर अगर मैं कहूं आपकी 500 यूनिट हो जाए, 500 यूनिट हो जाए, मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, क्या आपसे इससे खाद की समस्या को समाधान कर सकते हो? जब तक आप इस 100 यूनिट को ही मार्केट में ही नहीं बेचोगे, 500 को नहीं बेचोगे, तो स्टोरेज तो कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये बात यहां पर गलत है। जैसे ही ये गलत था, ए गलत, सी गलत और डी गलत, राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता। गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता में सुधार करना पड़ेगा, उनकी जो जेबें खाली हैं उनको आपको भरना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। उसके साथ साथ विपणन की दिशाओं का क्या करना पड़ेगा, आपको नियमन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, उसका रेगुलेशन बहुत जरूरी है। हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना है, मतलब कि सबको क्या करनी है, सब्सिडी। इसने कहा सब्सिडी मत दो, आपको क्या करना है, सब्सिडी की जगह उनकी जेब में आप पैसा डाल दो, विटामिन जो एम है ये इनको दे दो थोड़ी थोड़ी, ये डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर से ये पूछा गया है, परिच्छेद के अनुसार विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो विश्व की कृषि है उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार करना, क्या ये बड़ी चुनौती है? अल्प विकसित देशों में भुखमरी का उन्मूलन करना। सी में कह रहे हैं खाद्य एवं गैर खाद्य नॉन फूड वस्तुओं के उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित करना, या फिर इन्होंने कहा है मांग की, खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना। तो डी होगा, डी होगा। सिंपल सी बात है। क्या यहां पर इसकी बात की गई है प्रसंस्करण, जो आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? नहीं ना, आलू से जैसे चिप्स बनता है। क्या इसमें भूखमरी की बात की गई है कि इसका उन्मूलन करना? उन्मूलन तो करना है, समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, जो खाई है उसको संतुलित बना करके रखना है, बीच की खाई को आपको पाटना पड़ेगा।
70 नंबर देखो नेक्स्ट। ये कह रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में भूख और भूखमरी घटाने में निम्नलिखित में से किससे या किन से सहायता मिलती है। तो ये आपसे पूछा गया पहला, खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा इससे अधिक मात्रा में सुधार हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य आयातों में वृद्धि करना, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आयात को आप बढ़ाओ, इसने ये नहीं कहा कि आयात निर्यात बढ़ाओ, उसने कहा डिमांड और सप्लाई आपको करनी है, संतुलन बना के रखो। आपके यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है, आपके यहाँ पर प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन वहां तक भी तो पहुंचा दो उनको, तो ये बात गलत हो जाएगी। निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, बिल्कुल जेबें खाली हैं इसलिए वो नहीं खा पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, तो उनकी जेबें भरो, ये बात आपकी सही है। खाद्य उपभोग प्रतिमानों और प्रयासों में बदलाव लाना, नहीं, ये बात फालतू की बकवास कर दी गई है, ये चौथा गलत है कि खाद्य उपभोग और प्रतिमानों में आप बदलाव लाओगे, मतलब कि आप रोटी से कुछ और खिलाना चाहते हो क्या उनको, दाल चावल के अलावा कुछ और भी खिलाना चाहते हो, घास खिलाओगे, तो यहां पर आपका चौथा गलत है, दूसरा गलत है, पहला तीसरा राइट है इस पैसेज के अनुसार, है ना, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर देते समय स्टूडेंट्स क्या करना होता है, आपका फोकस केवल और केवल क्या रहता है, क्वेश्चन जो आपका पैसेज में पूछा गया है वही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी पर देखो और 4 पूछे गए थे इस पर। विश्वव्यापी खाद्य आहार की विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति के मुद्दे के संबंध में मुख्यतः आपसे पूछा गया किन के कारण महत्व प्राप्त हुआ है, किसको, खाद्य की पूर्ति के मुद्दे को मुख्यतः किसके कारण महत्व प्राप्त हुआ। पहला, विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि। देखो ये बात तो सही है कि भाई जनसंख्या लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उसने ये बात भी कहा है कि भविष्य में क्या होगा, जो डिमांड टू सप्लाई है उसके बीच के अंतर को पाटना और जो जेबें खाली है उनको भरना एक मुख्य बड़ी चुनौती होगी किसमें, जो विकासशील देश है, तो बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आप देखोगे गिरावट। अब ये कह रहे हैं ना कि खाद्य आपूर्ति के मुद्दे को अगर सप्लाई तब करोगे ना, अगर सप्लाई तब करोगे जब आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो सप्लाई क्या होगी, बाधित होगी, बाधित होगी तो फूड आपको नहीं पुल, तो यहां पर क्या है उसके उत्पादन में गिरावट हो जाएगी, तो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है। तो इससे मुख्यतः क्या हो जाएगा, कारण बन सकता है किसका, खाद्य आपूर्ति का। तीसरे में कह रहे हैं सतत खाद्य आपूर्ति को क्षमताओं का परिसीमन करना है, मतलब कि सतत खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना है, अगर बढ़ावा दोगे तो ये तो सही बात है। और ये कह रहे हैं कि कारण कौन सा है जिससे खाद्य आपूर्ति कारण बन जाता है, कमियां, चुनौती, चैलेंज पूछा गया था, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या है करना होता है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थी, तो फाइनली हम 2016 के यही थे पैसेज, फाइनली 2016 का जो सीसैट का पेपर था, सीसैट का जो पेपर है इसका हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आपको बताओ मजा आया कि नहीं आया, पेपर पूरा अच्छे से हमने सोल्यूशन किया कि नहीं दिया, पूरे एक एक पैसेज को समझा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा और जाना। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी आपसे चर्चा होगी वो हम 2017 वाला आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जो आपका सीसैट का क्या होगा, पेपर होगा, इसके बारे में हम जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। इट इज क्लियर या नो। हाँ, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। 2016 और 15 दो पेपर हमने देख लिए, मैं आपको पुनः बता देता हूं। हाँ, पीडीएफ इसका जनरेट करवा देंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये टेस्ट पूरा है नहीं, अब आप कीजिएगा, ये जो पेपर है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका पूरा प्लेलिस्ट बनवा देंगे, है ना, इसका प्लेलिस्ट बनवा दिया जाएगा आज, आपको प्लेलिस्ट में ये चीजें मिल जाएंगी। जो 2026 दे रहे हैं उनके लिए तो